आंदोलन का 112 दिन टिकरी बॉर्डर से हमारे बीच यहाँ पे भूपेंद्र रावत पहुँचे हैं, जो लगातार किसानों के लिए न संघर्ष करते हैं बल्कि उनके प्रेडिक्शन हमेशा बिल्कुल ठीक मिलते हैं, यानी कि एग्जिट पोल से भी पक्के उनके निर्णय और अनुमान होते हैं। आइए इनसे पूछ लेते हैं। रावत जी कैसे हैं? किस विषय में कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ 5 स्टेटों में चुनाव है, पहली बार किसानों ने गैर राजनीतिक तरीके से एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है कि तुम हमारी ज़मीनें छीनोगे, हमारी कृषि को छीनेंगे, हम तुम्हारी राजनीतिक ज़मीन छीन लेंगे। जैसे संयुक्त मोर्चा आज बंगाल में जा रहा है, जैसे जगह जगह जहाँ चुनाव है वहाँ पे लगातार प्रचार चल रहा है, तो वहाँ पार्लियामेंट में भी आपने सुना होगा छोटा किसान बड़ा किसान पोलराइजेशन की जो आपकी नीति होती है, उस राजनीति में बीजेपी माहिर है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से बात करना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं कहूँगा, मैं बंगाल के लोगों को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। मैं तब का जिक्र करूँगा जब अखबार 1.5 रुपये का होता था, तो बंगाल के व्यक्ति के पैर में टूटी हुई चप्पल, बंगाल का व्यक्ति गरीब जरूर हो सकता है लेकिन ना समझ नहीं हो सकता। बंगाल का व्यक्ति 1.5 रुपये का रोज अखबार खरीद के पढ़ने वाला जागरूक व्यक्ति है, भले चप्पल टूटी हुई हो उस व्यक्ति की। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बंगाल में बहुत बड़ा हवा किया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से एक प्रचार किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि वहां भाजपा दौड़ में है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ब्रिगेड ग्राउंड में थी और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं 5,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। गाय भैंस भी सुनने मैं आपको नहीं मैं ब्रिगेड ग्राउंड की बात कर रहा हूं। वहां पर आपको पता हो सुधीर चौधरी जो जी न्यूज के पत्रकार हैं और मैं कहूं कि भाजपा के बड़े प्रवक्ता हैं, उसने दावा किया कि देखिए साहब, इसलिए मीटिंग रैली में लोग कम आए, प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना का भय है और 1-2 गज की दूरी पर हैं लोग। लेकिन जैसे मोदी बोलने के लिए खड़े हुए, तत्काल वो जो है वहां से लोग निकल गए थे। एबीपी का पत्रकार मैदान छोड़ के भाग गया। तो उसके बाद में आपको मालूम है कि भाजपा के जो वहाँ प्रभारी है मध्य प्रदेश से गए हुए नेताजी, उन्होंने बताया कि कैसे इस 5,000 की भीड़ को हमको दिखाना है कि लोग यहाँ खड़े हैं। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ, झारग्राम का प्रधानमंत्री के बाद दूसरा बड़ा इनका जो प्रचार का चेहरा है वो है अमित शाह। अमित शाह की झारग्राम में बड़ी पंचायत थी जहां करोड़ों रुपए खर्च किया गया, करोड़ों शब्द बोल रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बमुश्किल 1200 की भीड़ वहां जुट पाई और फिर अमित शाह को यह ऐलान करना पड़ा, माफी चाहता हूं मेरा जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्या आपने कहीं देखा? एक सबूत मुझे बता दो कि अमित शाह का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन प्रचार कर दिया कि देखो मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ पाया, क्योंकि 1200 लोगों को संबोधित करने के लिए अमित शाह के जाने से नाक कटने वाली थी। और आज फिर पुरुलिया में मैं कल बात कर रहा हूं, कल पुरुलिया में इनका तीसरा एक प्रचारक है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए दर्जन भर से ज्यादा गाय और सांड भैंस और 250 के करीब लोग आए हुए थे। अब आप समझ लो कि जब पश्चिम बंगाल में लोग नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को देखने नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, तो वोट कहां से आएगा भैया? किसानों की अपील का क्या? मैं आ रहा हूं। किसानों की बात जो हमारी अपील नहीं है, ये एक बड़ी बात है कि बहुत चतुराई के साथ में गुजरात में अभी निकाय चुनाव के बाद आरएसएस मोहन भागवत के पूरे कुनबे ने तोता की तरह बोलना शुरू कर दिया कि देखो भाजपाई कहने लग गए कि हमको वोट मिला है इसलिए 3 काले कानून अच्छे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं बननी चाहिए। गुजरात में इसका उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने कहीं वोट की बात नहीं की थी। तब हमको समझ आ गया कि वोट की चोट करनी पड़ेगी और उसको लेकर के 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में और केरल में चुनाव है। और हमने एक बात आपके माध्यम से कहता हूं, पूरे भारत के अंदर जो अन्न उगाता है और जो अन्न खाता है वो सब एक हो चुके हैं। देश का किसान मजदूर एक हो चुका है और जो दलाली खाता है और गंद खाता है वो 3 काले कानून के साथ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, पश्चिम बंगाल का रिजल्ट, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मतलब मैं पश्चिम बंगाल को बहुत करीब से जानता हूं। मैंने पहले भी चुनौती दी, मैं आपके माध्यम से, अमित शाह मोदी सच में अपने बाप की औलाद हैं। 2 दर्जन विधायक जिताते हैं वहां पर, मैं मान जाऊंगा। इनको विधानसभा के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। 4 एमपी उतार दिए विधानसभा के लिए, एक की तो राज्यसभा का सदस्य जाना वाला। राज्यसभा में
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो ऐसे ही नामित कर रखा था, उसका नामांकन रद्द होने वाला, राज्यसभा सीट उसकी खत्म होने वाली है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, किसानों की अपील, जो हमारे किसानों की 300 से ज्यादा शहादत हो चुकी है पूरे देश और दुनिया में। आज हमारे किसान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, लिख के सुसाइड कर, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया खड़ी है। तो जब पूरा दुनिया हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि आपको बताता हूं, मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर आज तक इतना बड़ा निडर, साहसी, अहिंसक, और मैं आपको बताता हूं बलिदानी, और इसके अलावा पूरे संसार में राष्ट्रीय राजमार्गों को 112 दिन तक कब्जा करके बैठा हुआ ये संसार का पहला आंदोलन है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये गांधी के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए और शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां की तरह शहादत देने का जो जज्बा रखता है, इसके साथ पूरा संसार है। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, पूरा पश्चिम बंगाल का एक एक मतदाता, पूरा का पूरा केरल का मतदाता, पूरा तमिलनाडु का मतदाता, पूरा पांडुचेरी का मतदाता इनके हाथ से असम जा रहा है। असम में मोदी की रैली में लोग नहीं आ रहे। अभी पूरे भारत के लोगों ने कह दिया है, हम अन्न उगाने वाले लोग और अन्न उगाने वालों के साथ, अन्न खाने वाले लोगों ने कह दिया हम अन्न उगाने वाले अन्नदाता के साथ हैं। अब तय करना पड़ेगा कंपनियों के दलालों के साथ कितने लोग जाएंगे, ये देखना रोचक होगा। मैं उदाहरण दूंगा नंदीग्राम का। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां वाम मोर्चा की सरकार बनने के बाद खेती हर मजदूर और उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के चेहरे पर रौनक आई थी। क्यों? उसने मजदूरों के लिए बहुत काम किए, लेकिन एक अपराध किया, 34 साल तक राज किया वाम मोर्चा ने। उसने नंदीग्राम में और सिंगूर में किसानों की इच्छा के बगैर उनकी जमीन का अधिग्रहण करके कंपनी को दिया। पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने वाम मोर्चा को उखाड़ फेंका। और नरेंद्र मोदी संघ परिवार हमारे देश के खेत, खाद्यान्न और खलियान हमारे देश की कंपनियों में गिरवी रखने जा रहा है। मैं आपको माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने मेरे 3 दशक ज्यादा सामाजिक सरोकार में और जो जानकारियां मुझे हैं, मैंने इतनी बड़ी देश की गद्दार सरकार नहीं देखी है जो देश का गद्दारी कर रही हो। अभी आज पीयूष गोयल कह रहा है हम भारत की रेल का निजीकरण नहीं करेंगे क्योंकि रेल भारत की संपत्ति है। तो जो बैंक बेच रहे हैं ये मोदी के बाप की संपत्ति है क्या? चीन का हमारा जो हिस्सा है, जो चीन का बॉर्डर, वो चीन के साथ बेच दिया इन्होंने, इनके बाप का हिस्सा है क्या? हमारे देश का बैंक बेच रहा है, हमारे देश के गेल, शेल, रेल और मैं आपको बता रहा हूँ तमाम चीजों का नीलाम किया जा रहा है। सड़कें बेची जा रही है, आपको पता है, एयरपोर्ट के इनके बाप के हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, नदियां बेची जा रही हैं, और अब हमारे देश के किसानों की जमीनें उनको भी बेचने जा रहे हैं। इसको लिए हमें कहना चाह रहे हैं ये जमीनें क्या पाकिस्तान के लोगों की हैं क्या? क्या बैंक पाकिस्तान के लोगों के हैं क्या? क्या हमारे देश की सड़कों को बेचने जा रहे हैं? इसलिए मैं आपको बता दूं, दुनिया में इतनी बड़ी देश के साथ गद्दारी करने वाली सरकार धरती पर पहले कभी नहीं आई होगी जैसे संघ परिवार की ये सरकार है जो हमारे देश का सब कुछ बेच रही है। और आखिरी बात 8 चरणों में चुनाव क्यों कराए? नहीं देखिए, अभी अब उस पर नहीं करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक और बड़ी बात, इन्होंने जो फूट डालो और लूट डालो राज करो उसका पोल खोल हो गया। मैं दावे के साथ में कहता हूं आज हमारे देश के अंदर जो इन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को बांटने का प्रयास किया, हमारे आंदोलन में देखो ना, पहले इन्होंने कहा ये आंदोलन पाकिस्तानी, फिर चीनी, फिर कहा खालिस्तानी, अब कह रहे जाटों का आंदोलन है। अभी राकेश टिकैत आगे आ गए तो जाटों का आंदोलन हो गया। हमारे देश के लोगों को पता लग गया और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दावे के साथ में, आसाम में इनकी सरकार जा रही है, पश्चिम बंगाल में इनके 18 एमपी थे, ये 18 विधायक नहीं ला पाएंगे, गारंटी है। 24 का तो मैं चुनौती देता हूं। मैं सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं मोदी नहीं हूं जो झूठ बोलूंगा, क्योंकि जब इनको सुनने कोई नहीं आ रहा, इनको देखने कोई नहीं आ रहा, तो वोट कहां से आएगा? लोग प्रचंड रूप में वोट इनके खिलाफ दे रहे हैं। और मैं आपको आखिरी बात बताता हूं, मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पे तनाव नहीं है, वो जश्न के मुद्रा में है। और भाजपाई मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर योगी तक और जो संघ मुखिया जो है इनका भागवत से लेकर के और आम कार्यकर्ता तक तनाव में है।
परेशान हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है हम वोट कैसे हासिल करें, उसके हथकंडे ये अपना रहे। लेकिन लोग अब समझ गए, अब इनका हिंदू मुसलमान का, भारत पाकिस्तान का ये सब कार्ड चलने वाला नहीं। जनता इनको पहचान चुकी है, देश का गद्दार है और देश के साथ लूटपाट कर रहे हैं। और ये कंपनियों के वफादार, लास्ट मैं बोलूंगा, देश की आजादी की जंग में ये गोरों की मुखबरी करने वाले कंपनी सरकार के मुखबिर थे, और आजादी के 7 दशक बाद सत्ता में बैठ करके वही संघ परिवार आज कंपनियों की मुनीमगिरी कर रहा है। ये देश को समझ आता है। 3 स्टेटों में क्या हाल है? जो पौंडीचेरी है, मैंने बताया आपको, आप पहले समझ लीजिएगा। आसाम इनके हाथ से निकल रहा है, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल में खाता नहीं खुलेगा। पश्चिम बंगाल का मैंने आपको बताया, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पश्चिम बंगाल में क्या ऐसा भी कोई लोग हो सकता है जिनका डीएनए बदली हो चुका हो। आजादी से लेकर आज तक वहां किसी भी समय सांप्रदायिक शक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है। ये 73-74 साल का इतिहास है। मैं पश्चिम बंगाल के डीएनए को जानता हूं। ऐसा कोई डीएनए नहीं हो सकता जो संघ परिवार की इस नफरत वाली राजनीति के साथ होगा और जो हमारे देश की खेत खलिहानों को खत्म करवाने वाली व्यवस्था के साथ खड़ा होगा। ये मैं दावे से कर सकता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सभ्य सजेशन दें ताकि आपके सवालों का हम आगे जवाब दे सकें।